नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज से हम लोगों की जो ये हमारे हॉस्टल वार्डन है, जो भी ये हमारे हॉस्टल वार्डन के बच्चे हैं, ठीक है, और जो तैयारी कर रहे हैं अभी से, क्योंकि उनको एक सीट लेनी है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इसको भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका एकदम से एग्जाम आएगा तब तक आपका एक एक पॉइंट ऐसे क्लियर हो जाए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपली तुरंत उसका आंसर दे पाए, ठीक है। और इसके आपके 30 क्वेश्चन आते हैं हॉस्टल वार्डन में, काफी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसकी पिछली पहले भी क्लासेस हुई थी, इस बार और भी अच्छे तरीके से और भी की पॉइंट जो आपके डायरेक्ट एग्जाम बन सकते हैं वो करेंगे। हम लोग टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा जुड़िएगा, जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके साथ ही आप अपने एजुकेटर के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम अपने बारे में बताइए एंड ऑल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका, अगर आप सिलेबस आपने देखा होगा, ठीक है, आपके पास होगा भी सिलेबस। और तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में 30 नंबर का एक आता है आपका। तो इसमें है हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अधिक संख्या में छात्रों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा हॉस्टल वार्डन के द्वारा, ठीक है। तो उसी के बारे में देखें, वो सिंपल टॉपिक है। यहाँ से ये सब पूरा टॉपिक आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, तो आपको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो जो चीजें मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनजातीय जो बच्चे हैं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो EMRS आपको स्कूल्स पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ। EMRS स्कूल खोले गए हैं, और सेम इनका पैटर्न है जो आपके नवोदय विद्यालय स्कूल्स हैं, वैसे ही 6 से 12th क्लास तक के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मतलब ये स्कूल्स भी उन जगह पे खोले गए जहाँ पे 50% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट रहते हैं, या फिर शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। उन जगहों पे ये स्कूल्स खोले गए हैं, ताकि जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से जो बच्चे आते हैं उनको भी शिक्षा से जोड़ा जाए, वो भी अच्छे से पढ़े, और जो मेन स्ट्रीम है वो भी जॉब लें, अपना एक अच्छा करियर बनाए, ठीक है। सोसाइटी में उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखी हो जितने बाकी लोगों की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे EMRS बेसिकली आप अगर देखें तो ST स्टूडेंट के लिए खोले गए, इन्हीं की शिक्षा पे फोकस करता है। तो इसमें ही हॉस्टल वार्डन की पोस्ट निकलती है, उसमें ही ये हम सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1997 98 से ये स्टार्ट हुई थी स्कीम, ठीक है। कौन सी, EMRS, ठीक है। EMRS से अगर आप पूछा जाता है कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1997 98 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसके अनुसूचित जाति के छात्रों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं मिल सके, इस संदर्भ में छात्रावास अधीक्षक की भूमिका छात्र कल्याण और अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जो हॉस्टल वार्डन या छात्रावास अधीक्षक की भूमिका होती है यहाँ पे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि 24 घंटे की इनकी जॉब होती है। पूरी जितनी भी एक्टिविटी है, बच्चा सुबह सो के उठता है उस तक, पूरे दिन की जो भी दिनचर्या है, पढ़ाई करता है, ठीक है, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जब तक सोने जाता है तब तक की पूरी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। फीमेल्स हॉस्टल में फीमेल हॉस्टल वार्डन होती है, मेल वार्ड जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें मेल हॉस्टल वार्डन की पोस्ट निकलती है, ठीक है। तो सब आपको यहाँ पे बच्चों का सबसे ज्यादा आपका ही टाइम यहाँ पे होगा। सुबह उनको उठाना, ठीक है, अटेंडेंस लगाना, और अटेंडेंस कम से कम दिन में 8 से 9 बार अटेंडेंस होती है, सुबह उठते ही होती है। फिर वो जब फिजिकल एक्टिविटी के लिए सुबह जाते हैं, योगा वगैरह के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, जो PT टीचर के द्वारा कराया जाता है, वहां पे भी हॉस्टल वार्डन को साथ में ही रहना होता है, ठीक है। तो काफी अच्छा और बड़ा रोल है, बहुत जिम्मेदारी का रोल है ये, ठीक है। तो ये आपको एक चीज समझ में आ गई होगी
इसके बाद यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ हॉस्टल वार्डन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो कि 100 बच्चे दिए गए हैं आपको, ठीक है, और आप उनको सबको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी काम है। तो छात्रावास अधीक्षक को अधिक संख्या में छात्रों का प्रबंधन करते समय सुविधाएं, अनुशासन, आपात स्थितियां, संचार और संसाधन आवंटन जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब हॉस्टल्स में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जैसे अच्छा पानी पीने की व्यवस्था आपको देखनी है, ठीक है, साफ सफाई भी देखना है, अनुशासन भी होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो आपस में लड़ते भी हैं, बहुत सारी चीजें भी हो जाती है, तो हॉस्टल वार्डन को सारी चीजें देखनी होती है। इसके साथ ही उनको जो संसाधन आवंटन, मतलब उनको जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं, ठीक है, हाँ, और रिसोर्सेज भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। जो मंथली दिए जाते हैं, कुछ है कि एक बार में दिए जाते हैं, इस प्रकार से संसाधन यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चैलेंज चुनौतियां आ सकती हैं यहाँ पे। सबसे पहले है कि कैपेसिटी प्लानिंग, क्षमता नियोजन, छात्रावास की सुविधाओं और संसाधनों की जांच करें कि वे छात्रों की संख्या को संभाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे है सबसे बड़ा कि जितने भी छात्र आपको दिए गए हैं, क्या आप उनको संभाल सकते हैं, क्या उनकी सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। तो कैपेसिटी प्लानिंग के तहत आप करेंगे, पूरी पूरी प्लानिंग करेंगे, उनके जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सबका सही से ध्यान रखना, अटेंडेंस सब में लगना, ठीक है, और जो भी पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं उन सब पे भी नजर रखना, इन सब चीजों पे हॉस्टल वार्डन की ये मैंने प्लानिंग में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद एडिक्वेट फैसिलिटी, पर्याप्त सुविधाएं जो भी हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखो इंश्योर प्रॉपर डॉर्मेट्री, स्टडी रूम्स हैं, कॉमन एरियाज हैं, डाइनिंग हॉल है, और रिक्रिएशनल स्पेसेस हैं, जैसे छात्रावास हो गया, अध्ययन कक्ष है, सामुदायिक क्षेत्र है, भोजनालय, मनोरंजन, जैसे कि मैंने बताया कि 24 घंटे जो हॉस्टल वार्डन है वो बच्चों के साथ ही रहते हैं, सारी एक्टिविटी उन पर ध्यान रखते हैं। तो उसके साथ ही चाहे उनका अध्ययन कक्ष है, या फिर वो खेल रहे हैं, या फिर भोजन के लिए गए हैं, ठीक है, या फिर और भी कोई एक्टिविटी है, तो हॉस्टल ओनर सारी चीजों पे ध्यान रखते हैं, उनकी पर्याप्त सुविधा भी रखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज खराब होती है तो हॉस्टल वार्डन से ही बच्चा कहेगा कि, ठीक है। इसके बाद है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, विविधता और समावेशता। अब ये क्या है कि जैसे हॉस्टल्स है, वहां पे ऐसा तो नहीं कि एक ही घर से बच्चे आएंगे, अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, ठीक है, अलग अलग फैमिली से बच्चे आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, तो सबको एक साथ में लेके उनकी जो डाइवर्सिटी है उनको कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, और जो बच्चे रह रहे हैं उनको भी कैसे एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, ठीक है। कोई किसी के रीति रिवाज का उल्लंघन या फिर हंसी मजाक नहीं उड़ाएगा, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, ये सारी चीजें हॉस्टल गार्डन में खुद होनी चाहिए, बच्चों को भी ये वो सिखाएगा वहां जाके, ठीक है। इसके बाद है डिसिप्लिन मेंटेनेंस, अनुशासन बनाए रखना। इसके बाद जितनी भी चीजें हैं, तो अनुशासन आपको बनाए रखना है, क्योंकि थोड़ा सा अनुशासन अगर यहाँ पे जरा भी नहीं रहेगा तो बच्चे बिल्कुल आप संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है, और फिर प्रिंसिपल के द्वारा डांट आपको पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पूरा जितनी भी जैसे टाइम टेबल है उसके हिसाब से सारी चीजें करना, जैसे नवोदय में हो गया, ईएमआरएस में हो गया, इन सब में रेजिडेंशियल सिस्टम है, तो सुबह से लेके शाम तक की सारी टाइम टेबल होते हैं, सब एक्टिविटी टाइम से ही होती है, उसी प्रकार से। और अनुशासन कब आएगा, जब खुद हॉस्टल वार्डन को भी बहुत अनुशासन में रहना होगा, तब ही अनुशासन हो पाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे आपातकालीन तैयारी। अब यहाँ पे है कि कोई अगर इमरजेंसी आती है, मतलब एकदम से कोई बच्चा रात में बीमार पड़ जाता है, या फिर कोई भी और चीज हो गई है, तो उसके लिए भी पहले से ही प्लानिंग करनी होती है, पहले से ही तैयारी होती है कि अगर ऐसी चीज हुई तो उसके लिए क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही वर्कलोड एंड टाइम मैनेजमेंट, कार्यभार और समय प्रबंधन। तो सुचारू प्रबंधन के लिए कार्य सौंपना और समय प्रबंधन आवश्यक है। अब जैसे हॉस्टल वार्डन है, ठीक है, अब यहाँ पे है बच्चों की टीम भी बनती है, उनमें भी बच्चों की जैसे जो टीम है उसमें भी हेड बनाया जाता है, पूरे हॉस्टल का इंचार्ज भी बनाया जाता है, ठीक है। तो सारी जिसकी जिसकी जो जो जिम्मेदारियां हैं वो हॉस्टल वार्डन उनको सबको बांटेगा, और उनको अच्छे से देखेगा भी, ठीक है, कि टाइमली सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसे हाउस है, जैसे हाउस होते हैं तो हाउस कैप्टन होते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी उनकी जिम्मेदारियां कितने अच्छे से करवा पा रहे हैं, ये सारी चीजें भी हॉस्टल वार्डन को ही देखनी होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
तो ये भी बहुत जरूरी है, नोटिस बोर्ड, घोषणाएं, डिजिटल संचार का उपयोग करें। कोई भी जैसे हॉस्टल में नई चीज लागू होनी है या फिर कोई चीज ऐसी है, जैसे मान लो कि आपको एग्जाम्पल के लिए देखें कि हॉस्टल वार्डन ने देखा कि कुछ 4-5 दिन से नए बच्चे आए हैं, तो चोरी वगैरह ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, तो नोटिस बोर्ड लगाएंगे, कुछ पेनाल्टी वगैरह रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हॉस्टल वार्डन को ही देखनी होती है। ठीक है, और बच्चों से अच्छे से बातचीत करना, जिससे कि कोई भी सोल्यूशन है तो उस तक पहुंचा जा सके। इसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन आवंटन। ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी चीजें हैं, जैसे फूड हो गया, यूटिलाइज एमंग स्टूडेंट, कम भोजन हो गया। ठीक है, निष्पक्ष रूप से कमरे, भोजन और सुविधाएं वितरित करना। ठीक, सारी जो चीजें हैं वो निष्पक्ष रूप से करनी होंगी। ऐसा नहीं किसी बच्चे को आप ज्यादा दे रहे हैं, किसी बच्चे को कम दे रहे हैं, कोई भी चीज, किसी बच्चे के प्रति आपका बहुत लगाव है, किसी बच्चे से आप खुद नहीं लगाव रख रहे हैं, तो आप हॉस्टल वार्डन है, आपको सबको साथ में लेके वहां पे चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर एंड सपोर्ट, छात्र कल्याण सहायता, संघर्षरत छात्रों के लिए परामर्श और शैक्षिक सहायता प्रदान करना। अब कोई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही, जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे मान लो कोई डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप अलग से चीजें करेंगे। या फिर कोई बच्चा है, जैसे आजकल बच्चों में देखा गया एग्जाम फोबिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक, तो वो किसी से कह नहीं पा रहे कुछ, तो अगर आपको ऐसा कोई बच्चा दिखता है तो उससे आप पर्सनल बात भी करेंगे, या फिर जो उसके फ्रेंड्स हैं उनसे बात करेंगे। ऐसे भी सारी चीजों को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है सेंस ऑफ कम्युनिटी, सामुदायिक भावना। तो हॉस्टल का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सामुदायिक भावना कहाँ पे आती है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि हॉस्टल्स में आती है। ठीक है, बच्चे सबसे ज्यादा जो उनके अंदर कम्युनिटी का सेंस आता है, वो कहाँ से आता है, हॉस्टल से ही आता है। जो बच्चे हॉस्टल्स में पढ़े हुए होते हैं, रहे हुए होते हैं, तो उनके अंदर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, तो बच्चे उनमें रहते हैं, उस तरीके की चीजें एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, छात्रों के बीच मेल जोल बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या मेन पॉइंट है, एक कुशल छात्रावास अधिक से छात्रों के अनुशासन, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करता है। हॉस्टल में सबसे ज्यादा जो सबसे अगर टॉप प्रायोरिटी देखी जाए, तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, ये सबसे ज्यादा टॉप पे होता है। आप समझो कि नंबर 1 पे यही चीज होती है। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन सेकेंड नंबर पे कह सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से यहाँ पे उनके कल्याण की भावना, कि बच्चा एक अच्छा समाज का प्राणी होके निकले वहां से, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, हॉस्टल वार्डन की। इसके बाद इसेंशियल स्किल्स फॉर ए हॉस्टल वार्डन। तो यहाँ पे छात्रावास के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे मान लो छात्रावास अधीक्षक को आपात स्थितियों को शांत चित्ता से संभालना चाहिए। कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी चीज गड़बड़ होती है, कोई सी नई परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले हॉस्टल वार्डन को ही बहुत ही पेशेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पेशेंस तो ये समझ लो कि आप में होना ही चाहिए बहुत ज्यादा, तभी आप अच्छे हॉस्टल वार्डन बन पाएंगे। ठीक है, उन्हें निकासी योजना की जानकारी होनी चाहिए और सहायता के लिए सही व्यक्ति से संपर्क करना। तो आपको जितने एक्ट वगैरह पढ़ाए जाते हैं, जैसे एक्ट की क्लासेस भी चल रही है, आपने देखी होंगी, एक्ट क्यों आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं। अगर उन एक्ट से रिलेटेड कोई चीज आपको देखने को मिलती है, कोई भी चीज होती है, तो कहाँ पे आपको शिकायत करनी है, कैसे उस चीज को हैंडल करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसीलिए आपको पढ़ाई जा रही है कि आप उन सब के बारे में जाने। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब ही यही है, जितने भी आपको एक्ट वगैरह पढ़ाए गए हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, या फिर और भी कोई हो सकती है। ठीक है, तो आपको सारी प्रबंधन की चीजें पहले से पता हो। ठीक है, उनके बारे में जानकारी हो और पेशेंस लेवल बहुत हो। इसके बाद है संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, मैनेज हॉस्टल रिकॉर्ड, पेपर वर्क, रिसोर्स इफिशिएंटली, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। अब जितने भी रिकॉर्ड हैं, सबसे ज्यादा हॉस्टल वार्डन को जो रजिस्टर्स की अगर बात करें, तो बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले जब बच्चे सुबह उठते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाते हैं, तब रजिस्टर होता है अटेंडेंस का। ठीक है, वहाँ पे अटेंडेंस लगाई जाएगी। फिर उसके बाद स्कूल्स के रजिस्टर्स होते हैं, स्कूल के रजिस्टर तो चलो स्कूल में ही रहते हैं। उसके बाद कि बच्चा हॉस्टल से बाहर गया उसका रजिस्टर, हॉस्टल में आया उसका रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, तो वो सारे मेंटेन होने चाहिए, जितना भी पेपर वर्क है। ठीक है, वो सब मेंटेन हो, जिससे कि जो भी
संगठन है, जो आपका स्कूल है, एमआरएस स्कूल है, उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल किसके साथ में, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, और जो और भी स्टाफ के लोग हैं, सबके साथ होना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अनुशासन से भरा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आप कोई बात पूछ रहे हैं या फिर, क्योंकि आपस में बातचीत ही नहीं करेंगे तो कैसे ही कोई जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छात्रों से भी कम्युनिकेशन अच्छा हो, अब उनके पेरेंट्स से भी, और स्टाफ के जो और मेंबर हैं उनसे भी कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि एट लास्ट हॉस्टल वार्डन को ही सारी चीजें देखनी है, और जैसे टीचर्स हैं या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ और हैं, तो उनके सामने बच्चे कभी कभी कोई चीज को लेके जाएंगे, लेकिन हॉस्टल वार्डन के साथ तो उनका पूरा रहना खाना सारी चीजें उनके साथ ही होंगी, ठीक है। इसके बाद इन्फॉर्मेंस ऑफ रूल्स रेगुलेशन, नियमों का पालन कराना। तो अनुशासन मैंने पहले बताया कि बहुत होना चाहिए, ठीक है। खुद भी अनुशासन में रहो और बच्चों को भी अनुशासन में रखो। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। अ, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी रिसोर्सेज हैं बच्चों को दिए जाने, कुछ वीकली दिए जाते हैं, ठीक। तो जैसे कोई चीजें सामान है वो वीकली दिया जाता है, कोई मंथली दिया जाता है, इन्वेंट्री वगैरह होती है सबका, कितना सामान आया कितना गया, बाहर से जो सामान लेके आना है वो सब चीजों का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैनेजेबल यहाँ पे होनी चाहिए, जितने भी रिसोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेवोल्यूशन, विवाद समाधान। तो छात्रों और स्टाफ के बीच विवादों को हल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, ठीक है। छात्रों के बीच कोई विवाद होता है या फिर स्टाफ्स के बीच कोई विवाद होता है या छात्र या टीचर के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो उसको बातचीत से अच्छे ढंग से उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जिससे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे, ठीक है। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट, अनेक जिम्मेदारियों के साथ कार्यों को प्राथमिकता देना और समय का सही उपयोग करना। तो रेजिडेंशियल स्कूल में मैंने एक चीज देखी है कि जो समय की उपयोगिता है या फिर कह सकते हैं कि जो अनुशासन है वो आप खुद ही वहां पे जाके जब जाते हैं तो सीख जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे सारी चीजें ही टाइम से होती हैं, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, सारी चीजें, कितने बजे बच्चों को सुपरवाइज के लिए लेके जाना है, कितने बजे बच्चों को शाम का जो चीजें होती हैं वो करवानी है, ठीक है। तो सारी चीजें खुद ही टाइम से होती हैं, तो आप खुद ही वहाँ अनुशासन सीख जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि पेशेंस, अगला पॉइंट भी आपका पेशेंस के ऊपर है, एम्पैथी एंड पेशेंस। सहानुभूति और धैर्य आप में भरा होना चाहिए बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी चीज हो, कैसा भी बच्चा आपको मिले, कभी कभी ऐसे बच्चे हो जाते हैं कि आप सोचते हैं इसको कैसे ही संभालें, ठीक है। मेरे सामने भी बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। हालांकि मेरा हॉस्टल वार्डन का ऐसा कोई चीज नहीं रही है, लेकिन एज ए टीचर भी मैंने देखा है क्लासरूम में बच्चे, ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे कि आप सोचेंगे क्या ही है, लेकिन आपको वो सब चीजों को, वो सब सिचुएशन को, उन बच्चों को बहुत ही पेशेंट, कहते हैं कि धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है, ठीक है। और तो सारी चीजें अच्छे से हो सकती हैं। इसके बाद लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, छात्रों और स्टाफ का नेतृत्व करना, छात्रों के लिए सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना, ये आप में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है पर्यवेक्षण और निगरानी, नियमित निगरानी से अनुशासन बना रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अटेंडेंस बहुत बार लगती है, जैसे सुबह जब ब्रेकफास्ट में अटेंडेंस लगेगी, उसके पहले एक्सरसाइज वगैरह के टाइम अटेंडेंस लगती है, फिर असेंबली में जब जाते हैं तब अटेंडेंस लगती है, ठीक है। फिर क्लास टीचर जो होता है वो अटेंडेंस लेता है, इसके साथ ही फिर जब लंच वगैरह होता है तब अटेंडेंस होती है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे डेली अटेंडेंस होती है, इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी कोई कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके बाद छात्र कल्याण, छात्रों के लिए सुरक्षित और सहयोगी वातावरण बनाना हॉस्टल वार्डन का ही काम है, ठीक है। इसके बाद अनुशासन और आचरण, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जिम्मेदारी, सम्मान, सहयोग की भावना विकसित करना, ये हॉस्टल वार्डन के ऊपर डिपेंड भी है कि बच्चे हैं, छोटे होते हैं, 12th क्लास तक बच्चे, 6 क्लास से आए होते हैं, 12th तक रहेंगे, तो हॉस्टल वार्डन को जैसे देखेंगे, टीचर्स को जैसे देखेंगे, या फिर अदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी है उसको देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है कि आप खुद जब अनुशासन में रहेंगे तो बच्चे अपने आप वो सारी चीजें सीख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, जिससे कि बीमारियां वगैरह ना हो, ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग, गाइडेंस, परामर्श और मार्गदर्शन,
छात्रों को शैक्षिक और व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान करना आवश्यक होता है। ठीक है, उसकी मतलब एकेडमिक को लेकर कोई समस्या है या फिर पर्सनल कोई समस्या है तो बहुत धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो उसकी बात को सही से सुनो। आजकल आपने देखा है कि गुड लिसनर आपको बहुत ही रेयर मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लिसनर भी बनना है, जिससे पहले तो आप पूरी बात सुनो, फिर समझो, फिर उसके हिसाब से उसका सलूशन दो। ठीक है, इसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, जितने भी रिकॉर्ड है उपस्थिति का होगा, व्यवहार, छात्रावास की गतिविधियों का रिकॉर्ड, जितने रजिस्टर्स की मैंने अभी बात करी, वो सारे आपके मेंटेन होने चाहिए। क्योंकि इंस्पेक्शन वगैरह होता है तब आप कैसे ही सारा कर पाएंगे। तो डेली डेली का बेसिस करते रहो, फिर इतना बर्डन भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद मूल्यों का विकास करना। तो मूल्य आएंगे, अनुशासन में आप रह रहे हैं, ठीक है, पेशेंस है, और बच्चे टीम वर्क में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई चीज होती है तो आपसे अच्छे से कह पा रहे हैं। ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपसे बच्चे कुछ कहे ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप इनकलकुलेट होता है। ठीक है, इसके बाद है टीम मैनेजमेंट। तो सहायक अधीक्षक स्टाफ के साथ समन्वय बनाकर छात्रावास संचालन को सुचारू रूप से कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की जो टीम होती है उसमें और भी लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि हॉस्टल वार्डन ही सारी चीजें करेगा। उसमें से एक तो बच्चों में भी होते हैं, जैसे सीनियर बच्चे होते हैं उनको कैप्टन वगैरह बना दिया जाता है। तो वो भी छोटे बच्चों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बताई थी। एडमिशन वैकेंसी, छात्रों को कमरे आवंटन करना, प्रवेश संबंधी कार्यों का प्रबंधन करना, ये सारी चीजें। इसका सुरक्षा तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहती ही है। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया, छात्रावास अधीक्षक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासनिक, संगठनात्मक और नेतृत्व कौशल के माध्यम से भी एक सुरक्षित और सहायक छात्रावास वातावरण विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है कि आप वहां से सारी चीजें सीख पाए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है आपका, हॉस्टल इज अ वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। हॉस्टल जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो यहाँ आप देख सकते हैं लैटिन भाषा से ये लिया गया है। ठीक है, और पहले आप एक बार देखिए, क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद अगर आप कहेंगे तो यहाँ से आंसर को मैं हटा दूंगी। दूसरे में आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, लास्ट में आंसर रख दिया करेंगे। ठीक है, छात्रावास की बैठकें कितने बार होती हैं? तो महीने में एक बार तो होनी ही चाहिए। इसके ईएमआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये तो सबको ही पता होगा, जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है उसको तो पता होगा। इन विच रजिस्टर स्टूडेंट एक्टिविटी रिकॉर्डेड। तो कौन से जो स्टूडेंट की गतिविधियां हैं, ठीक है, तो वो होती है आपकी मूवमेंट रजिस्टर में। अटेंडेंस में तो अटेंडेंस लगाई जाएगी। ठीक है, डिस्प्ले रजिस्टर अलग होता है, ये डेली का नहीं रहता है। इसके बाद हाँ, हॉस्टल एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें डेली की चीजें होती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हमारे स्कूल में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 480 अधिकतम हो सकती है, इससे ज्यादा छात्र नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद एमआरएस के निर्माण और पुनरावृत्ति खर्च के लिए अनुच्छेद के तहत अनुदान दिया जाता है। मतलब एमआरएस के निर्माण और पुनरावृत्ति खर्च के लिए किस अनुच्छेद के तहत अनुदान दिया जाता है? यहाँ पे फंडिंग, कंस्ट्रक्शन और रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए कौन सा आर्टिकल है जिसमें अनुदान दिया जाता है? तो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 275(1). ठीक है, इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने उप जिलों में एमआरएस स्कूल स्थित हैं? तो 102 जिलों में ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद है छात्रावास की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्टल सिक्योरिटी? तो वार्डन, सीधी सी बात है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास स्कूल के किस वर्ष शुरू किया गया? और जितने भी रेजिडेंशियल और स्कूल हैं उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कब शुरू किया गया? 2004 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन विच ईयर द एमआरएस स्कीम लॉन्च? तो 1997 98, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चंस है, बाकी हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी क्लास देखी होगी, सारी चीजें समझी भी होगी। कोई डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि कैसी क्लास लगी। बहुत ही कम शब्दों में मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती चलेगी। आप बस पढ़ते रहिए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी पढ़ लिया, ऐसे मत करिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार बने रहिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और पूरी क्लास जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, और जितने फैक्चुअल पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।